एचआरएम मानव संसाधन प्रबंधन से कुछ प्रश्न आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। पहला प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मानव संसाधन प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य इसमें से जो देखने में विकल्प हैं, यहाँ पे विकल्प बी सही प्रतीत हो रहा है। कर्मचारियों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण और विकास इसका मुख्य उद्देश्य है। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एचआरएम का कार्य नहीं है? तो वेतन और लाभ प्रबंधन है इसका कार्य, उत्पादन की गुणवत्ता पर नियंत्रण, कर्मचारी संबंध प्रबंधन, कार्यस्थल पर सुरक्षा और स्वास्थ्य। तो गुण उत्पादन के गुणवत्ता पे इसका जो नियंत्रण नहीं होता है, इसका सारा रिलेशन जो होता है ह्यूमन रिसोर्स से होता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र में जॉब एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जॉब एनालिसिस में का मुख्य उद्देश्य है नौकरी की आवश्यकताओं और जिम्मेदारियों का निर्धारण करना, यानी जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन को तय करना। चौथा प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन के किस क्षेत्र में परफॉर्मेंस अप्रेजल शामिल है? तो ये परफॉर्मेंस अप्रेजल जो होगा कर्मचारी के परफॉर्मेंस से रिलेटेड होगा, यानी कर्मचारी के मूल्यांकन से रिलेटेड होगा। पांचवा प्रश्न है, मानव संसाधन प्रबंधन का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है? तो प्राथमिक इसका उद्देश्य होता है कर्मचारी की संतुष्टि, यानी एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाना, संतुलन को इस्टेब्लिश करना। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है? तो उत्पादकता बढ़ाना इसका है, संगठन का संरचना का निर्धारण करना है क्योंकि इसके एचआरपी वगैरह इसी में आता है, अच्छे संबंध बनाना इसके उद्देश्य है नहीं है पूछ रहा है, तो संगठन के वित्तीय संसाधनों का प्रबंधन करना इसका उद्देश्य नहीं होता है, तो ये विकल्प सही होगा। बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। मानव संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत मोटिवेशन का क्या महत्व है? तो ये छोड़ने के लिए मोटिवेट नहीं करता है, कार्य क्षमता का उत्पादकता को बढ़ाता है, जो आपका संगठन की वित्तीय स्थिति को कमज़ोर नहीं करता है, यह संगठन को संघर्ष को बढ़ाता नहीं है, तो इसका विकल्प बी सही है। थोड़ा सा रीजनिंग करेंगे तो हो जाएगा। मानव संसाधन प्रबंधन किस क्षेत्र में कैरियर प्लानिंग शामिल है? तो आपका क्या विकल्प है? भर्ती और चयन, प्रशिक्षण और डेवलपमेंट, और वेतन और प्रबंध लाभ, कर्मचारी संबंध। तो इसका जो रिलेशन होगा प्रशिक्षण और डेवलपमेंट से होगा, इसको हम देख सकते हैं हम लोग। एचआरपी की सारी बातें हैं, कैरियर प्लानिंग एचआरएम का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, मानव संसाधन प्रबंधन का कौन सा कार्य कर्मचारी की भर्ती और चयन से संबंधित है? तो ये एचआरपी, जो कि ऑप्शन सी है, मानव संसाधन प्लानिंग। ठीक, मानव संसाधन योजना यानी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंतर्गत ही आपका चाहे रिक्रूटमेंट हो, सिलेक्शन हो, सब कुछ आता है। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य नहीं है? तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, एम्प्लॉय रिलेशनशिप है, इसका जो कंपनसेशन है। तो क्या नहीं है? विपणन और बिक्री। 11वां प्रश्न है, कर्मचारियों के कौशल और ज्ञान को बढ़ाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन का कौन सा कार्य जिम्मेदार है? तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में के द्वारा ही कौशल और ज्ञान को बढ़ाया जाता है, उनको कुछ स्किल उसके अंदर कुछ डेवलप किए जाते हैं। कर्मचारी के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो परफॉर्मेंस अप्रेजल कहते हैं।
अगला प्रश्न है, कैरियर प्लानिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य है कर्मचारियों की व्यक्तिगत और व्यावसायिक विकास में सहायता करना। बाकी विकल्प को आप देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन प्रबंधन का कार्य कर्मचारियों के वेतन, बोनस और अन्य लाभों का प्रबंधन करता है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वेतन और लाभ प्रबंधन में ये सारी बातें की जाएंगी। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, तो स्किल डेवलप के रिलेशनशिप एचआरपी में हायर किया जाता है। 15वां प्रश्न है, कर्मचारी के साथ सकारात्मक संबंध स्थापित करने और विवादों को सुलझाने के लिए मानव किस क्षेत्र काम होता है? तो ये हो जाता है हमारा एम्प्लॉय रिलेशन। एम्प्लॉय रिलेशन का उद्देश्य संगठन और कर्मचारियों के बीच सकारात्मक और सामंजस्यपूर्ण संबंध स्थापित करना होता है। इसमें विवादों को समाधान और अन्य बातें देखी जाती हैं। मानव संसाधन प्रबंधन में कार्य यानी मूल्यांकन यानी जॉब इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो जॉब इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों की भर्ती करना नहीं। जॉब इवैल्यूएशन का मुख्य उद्देश्य जो होता है विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य का निर्धारण करना। ठीक है, जो विभिन्न जॉब आए हैं उसके रिगार्डिंग उसके रिलेटिवली निर्धारण करना। आप देख सकते हैं कि जो जॉब इवैल्यूएशन एक सिस्टमेटिक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से संगठन में विभिन्न नौकरियों के सापेक्ष मूल्य निर्धारण किया जाता है, जिससे वेतन संरचना, वेतनमान निर्धारण करने में सहायता मिलती है। 17वें प्रश्न को देखें, यदि मानव संसाधन प्रबंधन के किस कार्य में कर्मचारी की कार्य स्थितियाँ और सुरक्षा का ध्यान में रखा जाता है? तो ये है एम्प्लॉय वेलफेयर। अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण की आवश्यकता ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है? कर्मचारियों की आवश्यकता और कौशल और ज्ञान का पहचान करना जो है ट्रेनिंग नीड असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य होता है। यदि हम उसको देखें तो इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य पहचानना है कि कर्मचारियों से कौशल, ज्ञान, क्षमताओं की आवश्यकता है ताकि वे अपने कार्य को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। यह प्रक्रिया संगठनात्मक लक्ष्यों और कर्मचारियों के वर्तमान कौशल सेट के बीच अंतर को पहचानने में मदद करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रशिक्षण ऑन द जॉब मेथड है? तो लेक्चर जो होता है ऑफ द जॉब होता है, तो नहीं होगा। सिमुलेशन ऑफ द जॉब, जॉब रोटेशन होगा। केस स्टडी भी ऑफ द जॉब होता है। तो जॉब रोटेशन में एक व्यक्ति जो वहाँ पे होता है उसको विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोल प्ले करने के सकते रोटेट किया जाता है उसके जॉब को। कौन सा जो प्रशिक्षण विधि है विशेष रूप से प्रबंधकीय कौशल के लिए उपयुक्त है? तो किसके लिए? मैनेजमेंट स्किल है यहाँ पे। तो एक इंटर्नशिप नहीं, अप्रेंटिसशिप नहीं, जॉब इंस्ट्रक्शन नहीं, ये सेंसिटिविटी को जो मैनेजर होते हैं उनको इस तरह की चीज़ें दी जाती है, जिसको टी ग्रुप टेस्ट भी बोला जाता है, एनकाउंटर ग्रुप टेस्ट भी मतलब एनकाउंटर ग्रुप भी बोला जाता है। ये सारे हैं, इसमें सेंसिटिविटी डेवलप की जाती है। जैसे आप देख सकते हैं कि सेंसिटिविटी टेस्ट जिसे कि टी ग्रुप परीक्षण भी कहा जाता है, प्रबंधकीय और नेतृत्व कौशल के विकास के लिए उपयोगी है। यह प्रतिभागियों को अपने और दूसरों के व्यवहार, दृष्टिकोण और प्रतिक्रियाओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनाता है, जिससे वे टीम गतिशीलता और पारस्परिक संबंधों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो किर्कपैट्रिक मॉडल में कितने स्तर हैं? तो 4 स्तर हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो हमारा रिएक्शन है, लर्निंग है, बिहेवियर है एंड रिजल्ट है। ये क्या होता है हम देख सकते हैं। प्रशिक्षण के प्रति प्रतिभागियों की संतुष्टि और प्रतिक्रिया रिएक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। प्रशिक्षण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण में परिवर्तन को लर्निंग के रूप में परिभाषित किया जाता है। कार्यस्थल पर प्रतिभागियों के व्यवहार में परिवर्तन और नए कौशलों का अनुप्रयोग व्यवहार को दर्शाता है। वहीं प्रशिक्षण के संगठनात्मक लक्ष्यों और परिणाम का प्रभाव उसके रिजल्ट का जो आयाम है उसको
उसकी व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, कौन सा जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। यहाँ है ऑफ द जॉब पूछ रहा है, तो मेंटरिंग ऑन द जॉब है, सिमुलेशन है, ऑफ द जॉब। सिमुलेशन होता है कि एक आर्टिफिशियल सिचुएशन में वैसे ही कह सकते हैं कि वैसे ही यंत्रों के साथ जो कि कृत्रिम होता है, एक्चुअल से थोड़ा वर्कशॉप टाइप का होता है, एक आर्टिफिशियल एक हॉल के रूप में होता है जहाँ पे उसी तरीके के कृत्रिम यंत्र या बनावटी यंत्र होते हैं जो कि सेम टू सेम वैसे ही लगते हैं, उस पर काम करने के लिए एम्प्लॉय को दिया जाता है। चलिए, कौन सा प्रशिक्षण जो है नए कर्मचारियों के लिए होता है और उन्हें संगठन की नीतियों और प्रतिक्रियाओं से परिचित कराता है, तो वह है ओरिएंटेशन। नए एम्प्लॉय को इंडक्शन और ओरिएंटेशन दिया जाता है जिससे अपने संस्था को और नीतियों को, उनके पॉलिसीज़ को से वो परिचित हो सकें। प्रशिक्षण प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या होता है, वो होता है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, जिसे किर्कपैट्रिक और सीआईआर मॉडल ट्रेनिंग का इवैल्यूएशन ही करता है। इसके जो 4 चरण होते हैं, ट्रेनिंग नीड्स असेसमेंट, ट्रेनिंग डिज़ाइन, ट्रेनिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रेनिंग इवैल्यूएशन। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो परफॉर्मेंस अप्रेजल का मुख्य उद्देश्य होता है कर्मचारियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन और उसका विकास करना। जब उसका मूल्यांकन किया जाएगा तभी तो पता चलेगा कि उसके अंदर कौन सी स्किल हैं, कौन सी स्किल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन की पारंपरिक विधि है। 360 एडवांस मेथड है, और तो यहाँ पे क्रिटिकल इंसिडेंस जो मेथड है वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा जो है सेल्फ असेसमेंट, पीयर रिव्यू, ये जो है एडवांस मेथड के अंतर्गत आते हैं। 360 डिग्री फीडबैक किससे प्राप्त किया जाता है, केवल प्रबंधक से नहीं, केवल सहकर्मियों से नहीं, केवल ग्राहकों से नहीं, इसमें उसके चारों ओर से प्राप्त किया जाता है, तभी तो 360 कहा जाता है। चाहे वो प्रबंधक हो, उसका सहकर्मी हो, उसका अधीनस्थ हो या स्वयं वो कर्मी। अब प्रदर्शन मूल्यांकन में पीटर प्रिंसिपल का क्या अर्थ है, तो पीटर प्रिंसिपल का अर्थ है कर्मचारी अपनी अक्षमताओं के स्तर तक, ठीक है, अक्षमता के स्तर तक पदोन्नत होते हैं। देने वाले पीटर थे इसलिए इनके नाम से जाना जाता है। इसकी यदि हम लोग एक्सप्लेनेशन देखें तो पीटर प्रिंसिपल के अनुसार संगठन में कर्मचारी तब तक पदोन्नत होते रहते हैं जब तक वे उस पद तक नहीं पहुंच जाते जहां वे असक्षम हो जाते हैं। ठीक है, यह सिद्धांत बताता है कि समय के साथ प्रत्येक पद किसी न किसी असक्षम व्यक्ति द्वारा भरा जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन का त्रुटि का उदाहरण है। तो यहाँ पे चाहे हेलो इफेक्ट हो, चाहे सेंटर टेंडेंसी हो, चाहे लीनियंसी हो, तो ये सारे, तो उपरोक्त सभी जो हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में एरर का काम करते हैं। हेलो इफेक्ट एक एक जो गुण होता है उसके आधार पर समग्र का मूल्यांकन किया जाए। सेंटर टेंडेंसी में बीच में रेटिंग करता है, लीनियंसी में जो है उसका कोई परफॉर्मेंस कैसा भी हो हमेशा हाई रेटिंग करता है। प्रदर्शन मूल्यांकन में हेलो इफेक्ट का क्या अर्थ है, तो कर्मचारी की एक विशेषता के आधार पर उसका समग्र मूल्यांकन हेलो इफेक्ट के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन की आधुनिक विधि है, तो यहाँ पे जो हमारा 360 डिग्री फीडबैक है वो आधुनिक मॉडर्न मेथड है। इसके अलावा चाहे ग्राफिकल रेटिंग स्केल हो, चाहे क्रिटिकल इंसिडेंस हो, चाहे रैंकिंग मेथड हो, ये सारे जो है ट्रेडिशनल मेथड हैं। प्रदर्शन मूल्यांकन में सेंट्रल टेंडेंसी त्रुटि क्या है, तो सेंट्रल टेंडेंसी में जो होता है सभी कर्मचारियों की औसत रेटिंग की जाती है, बीच में रेटिंग की जाती है, चाहे उसका परफॉर्मेंस अच्छा हो चाहे खराब हो। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदर्शन मूल्यांकन का उद्देश्य नहीं है, तो परफॉर्मेंस मूल्यांकन से वेतन निर्धारण में सहायता मिलती है, उसकी फर्दर उसको
ट्रेनिंग की आवश्यकता है कि नहीं, उसको पदोन्नति देना है कि नहीं, ये सारे काम तो उसका उद्देश्य ही है। तो कर्मचारियों को दंडित करना इसका मुख्य उद्देश्य नहीं होता है। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में मूल्यांकनकर्ता जो होता है क्या करता है, तो ये करता क्या है, कर्मचारी के महत्वपूर्ण व्यवहारों का रिकॉर्ड तैयार करता है। क्रिटिकल इंसिडेंस मेथड में मूल्यांकनकर्ता कर्मचारी के कार्यकाल के दौरान सकारात्मक और नकारात्मक दोनों महत्वपूर्ण घटनाओं और व्यवहारों को रिकॉर्ड करता है, जो उसके प्रदर्शन का सटीक आकलन करने में मदद करते हैं। भर्ती का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो भर्ती का मुख्य उद्देश्य जो है संगठन में उपयुक्त जो है कर्मचारियों को आकर्षित करना है। रिक्रूटमेंट तो अट्रैक्ट करने की एक प्रक्रिया है, सकारात्मक प्रक्रिया है, हम लोग ये जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भर्ती का आंतरिक स्रोत है, तो कैंपस सिलेक्शन नहीं, नौकरी पोर्टल नहीं, कोई इंटरनेट एडवर्टीजमेंट नहीं। तो यहाँ पे एम्प्लॉय रेफरल जो है इसके आंतरिक स्रोत के रूप में देखा जाता है, क्योंकि वहीं के लोगों से पूछा जाता है, कोई आपके जान पहचान का है, कोई आपके रिलेटिव है, तो आप उनको बताइए। भर्ती प्रक्रिया में जो है रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू का क्या महत्व है, तो इसका जो महत्व है वो है कर्मचारी उम्मीदवारों को नौकरी के सकारात्मक और साथ ही नकारात्मक दोनों पहलुओं के बारे में वास्तविक जानकारी प्रदान करना। रियलिस्टिक जॉब प्रीव्यू है ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सटर्नल सोर्स है, तो वो है यहाँ पे पदोन्नति देते हैं तो इंटरनल हो गया, यानी ये नहीं होगा। ट्रांसफ़र है तो वो भी इंटरनल है, नौकरी रोटेशन है तो भी इंटरनल है। तो कैंपस इंटरव्यू, कैंपस साक्षात्कार जो है बाहरी स्रोत है। भर्ती प्रक्रिया में हेड हंटिंग का क्या अर्थ है, हेड हंटिंग का अर्थ है विशिष्ट और उच्च कौशल वाले पेशेवरों को की सक्रिय खोज। हेड हंटिंग एक भर्ती प्रक्रिया है जिसमें संगठन या भर्ती एजेंसियां विशेष और उच्च कौशल वाले पेशेवरों की सक्रिय खोज करती है जो वर्तमान में अन्य संगठनों में कार्यरत होते हैं। इसका उद्देश्य संगठन को सर्वोत्तम प्रतिभा को आकर्षित करना होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण मॉडल जो है ऑन द जॉब मेथड है, तो लेक्चर मेथड ऑफ द जॉब है, रोल प्ले ऑफ द है, केस स्टडी ऑफ जो है, तो जॉब रोटेशन जो है ऑन द जॉब मेथड्स है। डेवलपमेंट और ट्रेनिंग में मुख्य अंतर क्या है, तो ये दीर्घकालिक होता है, ये अल्पकालिक होता है। तो ऑप्शन जो बी है, प्रशिक्षण जो होता है वर्तमान नौकरी के लिए होता है, जबकि विकास जो होता है आपके एम्प्लॉय के भविष्य की भूमिकाओं के लिए होता है। बहुत ठीक है। इंडक्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो कर्मचारियों को नई तकनीकों को प्रशिक्षित करना, कर्मचारियों को संगठन से परिचित करना, कर्मचारियों का तो इसका 20 होगा, कर्मचारियों को संगठन से परिचित कराना इंडक्शन का मुख्य उद्देश्य होता है। अगले प्रश्न को हम लोग देखें, तो मानव संसाधन चयन किससे संबंधित है, तो चयन जो है अभ्यर्थी के चयन के लिए उपयुक्त विधि का प्रयोग करना। ठीक है। मानव संसाधन यानी HR प्रतिक्रियाएं प्रबंधन के किस क्षेत्र में निरंतरता के महत्व तत्व का प्रावधान करती हैं, तो ये है निर्णय लेना। ठीक है। इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेंगे, बहुत सारे हैं जो जैसे HR निर्णय लेने में स्थिरता और निरंतरता प्रदान करती है। यह सुनिश्चित करती है कि संगठन में निर्णय लेने की प्रक्रिया सुव्यवस्थित और संगत हो, जिससे संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति में सहायता मिलती है। अगला है ट्रेनिंग इवैल्यूएशन से किर्कपैट्रिक मॉडल के अनुसार प्रशिक्षण मूल्यांकन का कौन सा स्तर प्रशिक्षण के बाद
कर्म यहाँ बात पूछ रहा है, कर्मचारियों के व्यवहार में परिवर्तन को मापता है। तो प्रशिक्षण के बाद बिहेवियरल में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इससे पता चलता है। ठीक है, बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण मॉडल मूल्यांकन मॉडल का एक स्तर नहीं है? ठीक है, तो वो है, इनके मॉडल में यदि हम लोग देखें तो रिएक्शन है, लर्निंग है, रिजल्ट है, तो एंट्री नहीं है, तो इसका स्तर ये सही होगा। पैट्रिक मॉडल के 4 स्तर में ये नहीं है। पैट्रिक मॉडल से ही प्रश्न और है कि किस स्तर पर प्रशिक्षण के संगठनात्मक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है? तो रिजल्ट स्तर पर जो होता है उसके प्रभावों का, संगठनात्मक प्रभाव का मूल्यांकन किया जाता है। चौथा जो स्तर होता है रिजल्ट, ये मापता है कि प्रशिक्षण का संगठन पर क्या प्रभाव पड़ा, जैसे उत्पादकता में वृद्धि, गुणवत्ता में सुधार, लागत में कमी, लाभों में वृद्धि प्राप्त हुई कि नहीं हुई। सीखना जो इस मॉडल के अनुसार है, सीखना स्तर पर क्या मापा जाता है? तो इसमें मापा जाता है प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों द्वारा ज्ञान और कौशल। ठीक है, कितना ज्ञान, कितना कौशल उसने अर्जित किया। अगला प्रश्न है पैट्रिक मॉडल में ही रिएक्शन जो स्तर का मुख्य उद्देश्य क्या है? प्रशिक्षण सामग्री की प्रभावशीलता का मूल्यांकन, प्रशिक्षण के प्रति प्रतिभागियों की संतुष्टि और प्रतिक्रिया को मापना। तो इसका उत्तर जो है बी ही होगा, कि प्रतिभागियों की संतुष्टि और प्रतिक्रिया को मेजर करना, कैसा लगा। ठीक है, प्रतिक्रिया रिएक्शन स्तर पर यह मापा जाता है कि प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण के बारे में कैसा महसूस किया, उनकी संतुष्टि का स्तर क्या था और प्रशिक्षण के प्रति उनका समान प्रतिक्रिया क्या था। अगला CPPI मॉडल से है। तो CPPI मॉडल में इनपुट घटक में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? तो इसका जो विकल्प है वो बी जो है, उसका उत्तर है कार्यक्रम के लिए आवश्यक सामग्री, समय, भौतिक और मानव संसाधन। वही है, कॉन्टेक्स्ट है, इनपुट है और प्रोसेस एंड प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, तो यदि हम लोग इसको देखें तो CPPI मॉडल में इनपुट उन संसाधनों पर केंद्रित है जो कार्यक्रम के प्रभावी संचालन के लिए आवश्यक हैं, जैसे सामग्री, समय, भौतिक और मानव संसाधन। CPPI मॉडल से अगला प्रश्न है कि किस घटक में लक्षित जनसंख्या की आवश्यकता और समस्याओं की पहचान की जाती है? तो जो कॉन्टेक्स्ट है यहाँ पे लक्षित जनसंख्या और उसकी आवश्यकताओं, उसकी समस्याओं, पर्यावरण फैक्टरों की पहचान की जाती है। CPPI मॉडल से तीसरा प्रश्न, एक और प्रश्न है कि जो प्रोसेस घटक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रोसेस जो घटक का मुख्य उद्देश्य है कार्यक्रम के क्रियान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन। तो लग रहा है कुछ प्रश्न यहाँ से डिलीट हो गए हैं शायद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा 2 प्रश्न और अंतिम ले लेते हैं। CIRO मॉडल यानी कॉन्टेक्स्ट, इनपुट, रिएक्शन और आउटपुट जो है मॉडल के किस घटक में परीक्षार्थियों की प्रतिक्रिया और संतुष्टि को मापा जाता है? तो जो लेवल इसका बी है, सॉरी जो सी है रिएक्शन, वो इसका उसके उसी में उसकी प्रतिक्रिया और संतुष्टि को मेजर किया जाता है। परीक्षार्थी का विचार, अनुभव और उसकी संतुष्टि किस स्तर का रहा। CRO मॉडल में परिणाम घटक यानी रिजल्ट जो R फॉर CRO था घटक में क्या मापा जाता है? तो यहाँ पे मापा जाता है कि प्रशिक्षण के बाद प्राप्त नए ज्ञान और कौशल, ठीक है, उससे क्या फ़र्क पड़ा। तो परिणाम घटक ये मापता है कि प्रशिक्षण के बाद कर्मचारी या प्रतिभागी में कितनी नई जानकारी और कौशल का प्राप्त किए और उन्हें क्या से कोई सहायता प्राप्त हुआ। तो आज के लिए इतना ही।
अपना ध्यान रखिए।